नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया वॉइस में। मैं हूं आनंद विजय सिंह। आज हम एक ऐसे मुद्दे पर बहस करने जा रहे हैं जिसने देश की राजनीति में भूचाल ला दिया है। वोटर लिस्ट में गड़बड़ी का आरोप। चुनाव आयोग वोटर लिस्ट को अपडेट कर रहा है एसआईआर की प्रक्रिया के जरिए, लेकिन विपक्ष कह रहा है कि टारगेट करके लाखों लोगों के नाम मतदाता सूची से हटाए जा रहे हैं। बिहार के बाद अब उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, केरल, महाराष्ट्र और झारखंड सहित 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है। राजनीतिक तौर पर दो बड़े राज्य पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश हैं और दोनों जगहों पर एक ही मुद्दे को लेकर गर्माहट है और यह मुद्दा है एसआईआर प्रक्रिया। विपक्ष एसआईआर को सिलेक्टिव इंक्लूजन रिमूवल का नाम दे रहा है और आरोप लगा रहा है कि एसआईआर के नाम पर मतदाता सूची से खास समुदायों और विपक्षी वोटरों को हटाया जा रहा है, जबकि सरकार का कहना है कि यह सिर्फ डुप्लीकेट हटाने और नई एंट्री जोड़ने की एक नियमित प्रक्रिया है, लेकिन इसको लेकर सियासत गर्म है। कई राज्यों की अर्जियां सुप्रीम कोर्ट में जा चुकी हैं, याचिकाएं दायर हो चुकी हैं और उन पर दिसंबर की अलग अलग तारीखों पर सुनवाई भी होने वाली है। इन सब के बीच बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने तो चेतावनी दे दी है कि अगर बंगाल को छूने की कोशिश की तो हम पूरे देश को हिला देंगे। उधर झारखंड सरकार में मंत्री हैं और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं इरफान अंसारी। उन्होंने ये कहा कि यदि कोई बूथ लेवल अधिकारी यानी बीएलओ आपके इलाके में एसआईआर के तहत वोटर लिस्ट से नाम काटने के लिए आए तो उसे घर में बंद कर दें। हालांकि बाद में उन्होंने अपने इस बयान को लेकर सफाई भी दी और कहा कि उनका मकसद नकली बीएलओ के बारे में था और इसको लेकर उन्होंने ये बात कही थी। बहरहाल उत्तर प्रदेश में एसआईआर को लेकर विरोध के स्वर उठने लगे हैं, वहां पर भी एसआईआर की प्रक्रिया जारी है। बिहार में एसआईआर की प्रक्रिया हुई थी चुनाव से पहले और करीब 65 लाख लोगों के नाम काटे गए थे जो नई सूची आई थी उसमें से, और इसको लेकर बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने वोटर अधिकार यात्रा निकाली थी। करीब 1300 किलोमीटर की यात्रा की थी, समर्थन भी मिला था, वोट चोरी का मुद्दा भी उठाया, लेकिन जब नतीजे आए चुनाव के तो वो विपक्ष के खिलाफ आया और बड़ी हार विपक्ष की हुई बिहार में। जबकि सत्ता पक्ष का यह कहना है कि हर बार चुनाव से पहले विपक्ष अपनी हार का ठीकरा चुनाव आयोग पर फोड़ता है। पहले ईवीएम पर यह आरोप लगाया जा रहा था और अब एसआईआर पर विपक्ष आरोप लगा रहा है। एसआईआर की प्रक्रिया पर एसआईआर विपक्ष के निशाने पर है। यह चुनाव से पहले माहौल बनाने की कोशिश है। ऐसे में अब सवाल है कि क्या वोटर लिस्ट में समय समय पर सुधार नहीं होनी चाहिए? एसआईआर को विपक्ष क्या सिर्फ पॉलिटिकल नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रहा है? आखिर वोटर लिस्ट में सुधार को लेकर एसआईआर पर तकरार क्यों है? आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। मुद्दे की बात में इसे समझने की कोशिश करेंगे अपने मेहमानों के साथ। लेकिन पहले जरा सुन लेते हैं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और झारखंड सरकार में जो मंत्री हैं इरफान अंसारी, उनका क्या कहना है और साथ ही उनके जवाब में गिरिराज सिंह, सम्राट चौधरी और कंगना रनौत का क्या जवाब है। সরকারে কেউ থাকে না। 2029 বড়ই ভয়ঙ্কর। তোমাদের সরকার থাকবে না। শকুনি মামারা সেদিন কোথায় পালাবে এখন থেকে ঠিক করে জায়গা রেখে দাও। আমায় বাংলায় আঘাত করলে, কারণ মানুষকে আঘাত করলে আমি মনে করি আমাকে আঘাত করছে। আমাকে আঘাত করলে আমি সারা ভারতবর্ষ হিলিয়ে দেবো, এটা মাথায় রেখো। ইলেকশনের পরে আমিও একটু দেশটা চষে বেড়াবো। देखिए, ममता बनर्जी शुरू से पूरे देश में बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों का नर्सरी बना हुआ है बंगाल, और सरकार उसे सरकारी कागज बनाकर, दस्तावेज बना करके पूरे देश में फैलाने का काम किया। बंगाल की सरकार बांग्लादेशी घुसपैठियों और रोहिंग्या के बल पे सरकार चला रही है, और ये नफरत का हर वो काम ममता बनर्जी करती है जो संविधान विरोधी हो और हिंदू विरोधी हो।
अब वो खुद हिलने वाली है, अब उनकी सरकार जाने वाली है। एसआईआर भी होगा और आने वाले दिन में सीए लागू वहां जमीनी होगा और वहां घुसपैठिए भी निकाले जाएंगे और भविष्य में बंगाल जैसे राज्यों में एनआरसी भी। ममता दीदी का नींव हिला हुआ है, इसलिए इस तरह की बात कर रही है। भारतीय जनता पार्टी तो 3 विधायक से 77 विधायक जीत गया उनके सामने, और इस बार बंगाल में भाजपा की सरकार होगी। ममता दीदी को जो बोलना है बोलते हैं। ऐसे ये जो धमकियां हैं इस तरह से देश नहीं रहेगा और पूरा देश जो म्यूनसिपैलिटियों से सैनिटाइजेशन और इस तरह से शरीर में कैंसर होता है, इस तरह से देश में ये घुसपैठी होते हैं देश। तो अब ये सवाल है, अब देखिए ये झारखंड सरकार में मंत्री हैं इरफान अंसारी और उन्होंने कहा कि यदि कोई बूथ लेवल अधिकारी आता है बीएलओ आपके इलाके में और एसआईआर के तहत वोटर लिस्ट से नाम काटने के लिए वो आता है तो उसे घर में बंद कर दीजिए। ये इरफान अंसारी जो झारखंड सरकार में मंत्री हैं उन्होंने कहा, एक सभा के दौरान उन्होंने ये बात कही और जब ये पूरा वायरल हुआ मीडिया में आया तो फिर उन्होंने इस पर सफाई भी दी और कहा कि मेरा मतलब था कि जो नकली बीएलओ आता है और वो आपसे नाम पूछता है, आपकी डिटेल्स लेता है तो उसे घर में बंद कर दीजिए। खैर, अब इस तरह से बातें जब वो बयान आते हैं तो उसको अपने खास लोगों तक वो पहुंचाने की कोशिश भी होती है, एक नैरेटिव सेट करने की भी कोशिश होती है। अब ममता बनर्जी देखिए क्या कह रही हैं। ममता बनर्जी ने कहा है कि अगर एसआईआर की आड़ में आप नाम कटवा देंगे तो केंद्र सरकार भी गिर जाएगी। ये धमकी उन्होंने दी है कि 2029 के पहले ही ये सरकार गिर जाएगी, जिसका जवाब गिरिराज सिंह अभी दे रहे थे। उन्होंने कहा कि बिहार में बेचारे विपक्षी नेता भाजपा का खेल नहीं समझ पाए और अगर उन्होंने बंगाल को छूने की कोशिश की तो उनका खेल सफल नहीं होने देंगे। अगर उन्होंने बंगाल को छूने की कोशिश की तो हम पूरे देश को हिला देंगे। ये बांग्लादेश की सीमा से सटे उत्तर 24 परगना जिले के बनगांव में मतुआ समुदाय के गढ़ में एक रैली थी और उस रैली में ममता बनर्जी ने ये खुली चुनौती केंद्र सरकार को दी और कहा कि देश को हिला दूंगी, एसआईआर के खिलाफ उन्होंने कहा। और ये साफ तौर पर उन्होंने कहा कि एसआईआर को लेकर कि राजनीतिक रूप से मेरा मुकाबला भाजपा नहीं कर सकती है और नहीं हमें हरा सकती है। अगर भाजपा बंगाल में मुझे चोट पहुंचाने की कोशिश करेगी तो मैं पूरे भारत में उसकी नींव हिला दूंगी। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ये सरेआम कह रही हैं और इसको लेकर अब प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं। तो जाहिर सी बात है कि एसआईआर जो हो रहा है चुनाव आयोग के द्वारा, इस एसआईआर को चुनाव लेकर आरोप लगाए जा रहे हैं। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी और उनकी पार्टी टीएमसी जो सत्ता में है वो इसका विरोध कर रही है और इसको लेकर उन्होंने सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी पर भी आरोप लगाया और चुनाव आयोग पर तो लगातार आरोप लग ही रहा है। और चुनाव आयोग पर यह आरोप लगाया जा रहा है कि चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी का एक आयोग बन गया है। भाजपा आयोग चुनाव आयोग को ये बताया है पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने। इसी तरह का विरोध बिहार में भी हुआ जब बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले एसआईआर वहां पर शुरू की गई थी और जब प्रक्रिया शुरू हुई तो जमकर विरोध हुआ। वोट चोरी का मुद्दा उठाया विपक्ष ने, इंडिया गठबंधन ने, राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने करीब 1300 किलोमीटर की यात्रा बिहार की तय की चुनाव से पहले। तो ये यात्रा भी निकाली, समर्थन उस समय तो दिख रहा था लेकिन जो नतीजे आए उसके उलट है और 65 लाख लोगों का नाम बिहार से हटा। तो अब इसको लेकर यह भी कहा जा रहा है कि टारगेट किया जा रहा है। तो सवाल है कि क्या मतदाता सूची में सुधार नहीं, वोट बैंक की राजनीति है या ये डेटा की सफाई है, लिस्ट अपडेट या राजनीति का अपडेट किया जा रहा है। आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास पैनल भी आज जुड़ा हुआ है। अमित तिवारी जी बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत स्वागत है अमित जी आपका। हमारे साथ डॉक्टर
पूजा मिश्रा समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता जुड़ी हुई हैं। पूजा जी बहुत स्वागत है। और राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर अभिषेक अहलावत ये हमारे साथ जुड़े हुए। अभिषेक जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी से इस चर्चा की हम शुरुआत कर रहे हैं क्योंकि निशाना आप ही पर है। बिहार से एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हुई और अब 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में यह प्रक्रिया चल रही है। पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश भी उसमें शामिल है, केरल भी शामिल है, महाराष्ट्र भी शामिल है। पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश और दूसरे राज्यों में भी इसका विरोध हो रहा है। ये कहा जा रहा है कि जो मंशा है आप लोगों का वो जाहिर है कि जो आपके विरोधी हैं उनका नाम मतदाता सूची से हटाना ही आप लोगों के एसआईआर की प्रक्रिया की प्राथमिकता है। संविधान दिवस है। आपको, आपके माध्यम से आपके दर्शकों को और पैनल में मौजूद सभी पैनलिस्ट को उसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। और आज 26/11 भी है। हमें नहीं भूलना चाहिए किस तरीके से 2008 में हमारे देश पर कुठाराघात हुआ था और हजारों लोगों की इसमें जान गई थी। तो उन सभी लोगों को श्रद्धांजलि देते हुए मैं अपनी बात को शुरू करता हूँ। देखिए, आज जो ममता बनर्जी कह रही हैं कि वो पूरे देश में वो आग लगा देंगी, तो इसकी जो एक छोटे रूप में कहा जाए कि एक्सपेरिमेंट जो है वो लद्दाख में उन्होंने ऑलरेडी कर दिया है। इंडी अलायंस ने लद्दाख में यही प्रयास किया था कि किस तरीके से वहां पर आगजनी हो, अराजकता फैले और उसके माध्यम से पूरे देश में उसकी आग को ले जाया जा सके। तो एक उन्होंने एज अ एक्सपेरिमेंट लद्दाख में ये काम कर चुके हैं और वहां पर वो विफल भी हुए हैं और बंगाल में भी इसी तरीके से विफल होंगे। ये आश्वासन मैं पूरे देश को आपके माध्यम से देना चाहता हूँ। आपने 2 नाम गिनाए, एक इरफान अंसारी का, जिसमें जो झारखंड से नेता हैं और उन्होंने कहा कि बीएलओ अगर आएंगे तो उनको बंधक बना लो, अगर कोई भी आता है तो उनसे कोई इन्फॉर्मेशन पूछता है तो उसको बंधक बना लो। उसी तरीके से जी बर्मन है जो कि टीएमसी के कोच बिहार से नेता हैं, उन्होंने भी यही कहा कि अगर बीएलओ आता है तो उसके हाथ पैर तोड़ देंगे। और ऐसे ही बयान आप देखने को मिलेंगे, चाहे वो केरल हो, तमिलनाडु हो, उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से अवधेश पासी जी ने कहा कि बीएलओ अगर आते हैं तो उनको बंधक बनाओ, उनको भगाओ, उनको लखेदो और बाहर करो। तो इसी तरीके के बयान सारे इंडी अलायंस के घटक दल दे रहे हैं। अब देखिए, ममता बनर्जी की अराजकता बंगाल में तो हम सब देख ही रहे हैं, किस तरीके से राशन चोरी होता है, कोयला चोरी होता है, बालू चोरी होता है, घर चोरी होता है, नौकरी चोरी होता है। और आज जो वो चाहती है कि घुसपैठियों के कंधों पर बैठकर अगर वो सत्ता पर काबिज होना चाहती हैं, सत्ता पर बने रहना चाहती हैं, तो ऐसा नहीं होने वाला है। आज देखिए, वहां की दुर्नीति इतनी बढ़ गई है। वो तो ठीक है, उस पर हम आगे आएंगे, लेकिन एक आरोप ये लग रहा है अमित जी कि जल्दबाजी में ये सब कुछ कराया जा रहा है। बिहार में भी बहुत जल्दबाजी में हुआ और अब बाकी जो राज्यों में दूसरा चरण है एसआईआर का, उस जल्दबाजी में किया जा रहा है। इसके पीछे आप लोगों की मंशा पर शक किया जा रहा है, सवाल उठाया जा रहा है। जी, मैं उसी पे आ रहा था आनंद जी। देखिए, बिहार जो हुआ है वो पहली बार तो हो नहीं रहा है। 52 से लेकर अब तक 8 बार एसआईआर की प्रक्रिया हो चुकी है। 9वीं बार जो एसआईआर की प्रक्रिया हुई वो बिहार में हुई और सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश के अंतर्गत में हुई। और सुप्रीम कोर्ट में जब उसने एक भी गलती नहीं पाया तो ये लोग कौन होते हैं उसमें गलतियां निकालने वाले। दूसरी बात, जब इन्होंने कहा कि 65 लाख लोग निकाले गए हैं, क्या ये 65 लोगों को भी खड़ा कर पाए जो इसके विरोध में खड़े होकर बोले कि हाँ मैं जिंदा हूँ, मेरा नाम कट गया है? क्या ऐसे 65 लोगों को भी ये खड़ा कर पाए? नहीं कर पाए। तीसरी बात, राहुल गांधी जब सुनवाई चल रही थी कोई नहीं खड़ा हुआ। जिन लोगों को भी राहुल गांधी अपने मंच पर लेकर आए वो मंच से उतरते ही मुकर गए। सुनवाई चल रही थी तो उस समय भी कुछ लोगों को लाया गया था, कुछ लोगों को लाया गया था बरगलाकर, वो हम सब जानते हैं किस तरीके से लाया गया था। कुछ लोगों को मंच पर राहुल गांधी भी लेकर आए थे, वो मंच से उतरते ही मुकर गए। इन्होंने कहा कि हमें स्क्रिप्ट दिया गया था, हमें ये स्क्रिप्ट पढ़ने के लिए कहा गया है, हमें तो पता भी नहीं है, हमारा नाम वोटर लिस्ट में है। ये जो पूरी की पूरी प्रक्रिया है वो मीडिया चैनलों में भी कवर किया है और उसकी रिपोर्टिंग हुई है। कल जब ममता बनर्जी निकली है अपने यात्रा लेके, तो वो कोई वोट चोरी को रोकने का या किसी चीज को रोकने का प्रयास नहीं था। वो निकली थी अपने आंचल में नोट लेकर खरीदने के लिए, बीएलओ को खरीदने के लिए।
ये निकली थी अपने आंचल में नोट लेकर आतंकवादियों को खरीदने के लिए, घुसपैठियों को खरीदने के लिए, और वहां पर ताकि उसके एवज में वहां पर सत्ता में वापस आया जा सके। जिस तरीके से देखिए एसआईआर की प्रक्रिया तो अभी बंगाल में शुरू ही हुई है, आंकड़े आपके सामने आ रहे हैं। पिछले एसआईआर से अभी तक के एसआईआर में 68% इंक्रीज है वोटर्स में, बंगाल में 68%। ये कोई मामूली आंकड़ा नहीं है। अगर आप जाएंगे अमूमन जो जनसंख्या जो वृद्धि होती है उस आंकड़े से ये आंकड़ा बहुत ज्यादा है। तीसरी बात आप देखिए, चाहे वो हकीमपुर बॉर्डर हो, पेट्रोपोल बॉर्डर हो, फुलबाड़ी बॉर्डर हो, महादीपपुर बॉर्डर हो, हिली बॉर्डर हो, इन सब बॉर्डरों पर यहाँ से बांग्लादेशी भाग रहे हैं। वहां पे लाइन लगी हुई है बांग्लादेश ठीक है, उस पर भी हम आगे आएंगे, डिटेल से आएंगे। अब जरा और हमारे साथ जी पूजा जी भी हैं और अभिषेक अहलावत जी भी हमारे साथ जुड़े हुए, उन्हें भी हम इस डिबेट में शामिल कर रहे हैं। पूजा जी, सवाल ये है कि क्या वोटर लिस्ट में सफाई समय समय पर नहीं होनी चाहिए? आपको नमस्कार आनंद जी, साथी प्रवक्ताओं को भी मेरा नमस्कार। आज संविधान दिवस है, सभी को बधाइयाँ। उसी के जो है अधिकार के तहत हम आप बैठ करके डिबेट कर रहे हैं। जी। आपने सही कहा कि समय समय पर वोटर लिस्ट का रेक्टिफिकेशन होना चाहिए। तो समरी रिवीजन क्या है, आपको शायद जानकारी होगी, नई जानकारी को जानकारी रख लीजिए कि हर चुनाव से पहले समरी रिवीजन होता है। 2024 से पहले भी समरी रिवीजन हुआ था, पूरे देश में हुआ था। और बिहार की अगर मैं बात करूं तो बिहार में भी जनवरी 2025 को समरी रिवीजन हो गया हुआ था। उसके बाद में आपको सडनली ये समरी रिवीजन इसीलिए होता है चुनाव से पहले कि अगर कोई शिफ्ट कर गया है तो उनका नाम हटा दिया जाए, कोई डिजीज हो गया है तो उनका नाम हटा दिया जाए, अगर जो है किसी के 2 जगहों पे वोटिंग आईडी कार्ड हो तो उनका नाम हटा दिया जाए, यही समरी रिवीजन होता है। फिर उसके बाद में आपको सडनली याद आता है कि नहीं हमको करना है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। और ये जो उत्तर प्रदेश और राजस्थान जो 12 राज्यों में हो रहा है, ये 14वीं बार हो रहा है। 2002 में जब हुआ था तो 12वीं बार था, बिहार में जो हुआ 13वीं बार हुआ भारत देश की आजादी के बाद। और उसके बाद में अभी उत्तर प्रदेश में चुनाव कब होना है, 2027 में होना है। वेस्ट बंगाल में चुनाव कब होना है, 2026 में होना है। बिहार में आपको आपदा आन पड़ी थी कि नहीं भैया हमको अभी करना ही करना है। और अगर सुप्रीम कोर्ट तक मामला नहीं जाता आनंद जी, तो आपको पता है कि 13 डॉक्यूमेंट जो लिया जा रहा है, एक्सेप्ट किया जा रहा है, आधार कार्ड उसको एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा था, वो एक्सेप्टेंस लेकर के आया गया। यहाँ पे बीएलओ आत्महत्या कर रहे हैं, आपकी साइटें पे जो वो फॉर्म नहीं फिल कर पा रहे हैं, आपके बीएलओ फॉर्म घर घर तक पहुंचा नहीं पा रहे हैं। आपको जानकारी है कि उत्तर प्रदेश के 18 जिले ऐसे हैं जहां पे 2003 का इलेक्टोरल रोल ही नहीं है, वो मिल ही नहीं रहा है। और पता तब चलता है जब जो है समाजवादी पार्टी के बीएलए परेशान होते हैं, फॉर्म भर नहीं पा रहे होते हैं, वहां के एसडीएम को कॉल करके पूछते हैं एक जिले के कि ये फॉर्म कैसे भरना है, परेशानी आ रही है, तब वो बताती हैं कि ये जो हमारा जिला है उन 18 जिलों में आता है जहां पे 2003 का इलेक्टोरल रोल नहीं है। तो हमारे कार्यकर्ता ने कहा भी कि फिर आपको एक मीटिंग बुला लेनी चाहिए थी, आपको बीएलओस की मीटिंग बुलानी चाहिए थी, बीएलएस की मीटिंग बुलानी चाहिए थी, बताना चाहिए था कि यहाँ पे ये समस्या है और यहाँ पे किस तरीके से फॉर्म भरा जाएगा। फॉर्म इतना कॉम्प्लिकेटेड है, उसको आपने विदाउट ट्रेनिंग, होता है बिना ट्रेनिंग के, बिना हथियार दिए आपने भेज दिया जो है बीएलओस को मैदान में, तभी आत्महत्या बढ़ गई हुई है। अभी बात चल रही थी लद्दाख की, बात की इन्होंने भाजपा के प्रवक्ता। ये सोचिए कि अपना कुकर्म भी दूसरों पर डालना चाहते हैं। लद्दाख यूनियन है, वहां पे लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन कर नहीं पा रहे हैं आप, और उसका भी राजनीतिक विपक्ष लोग कर रहे हैं। आप सोचिए, बॉर्डर केंद्र की जिम्मेदारी, आधार कार्ड केंद्र की जिम्मेदारी, वोटर आईडी कार्ड केंद्र की जिम्मेदारी, और ये सारी केंद्र की जिम्मेदारी होने के बावजूद भी ये जो है रोना रो रहे हैं कि इन्फिल्ट्रेशन हो रहा है, बांग्लादेशी आ रखे हुए हैं, वो नागरिक बन जा रहे हैं, वोट डाल रहे हैं, सब आपका जिम्मेदारी है और आप फेल हो रहे हैं। उसके अलावा सबसे बड़ी बात यह है कि ये बार बार बांग्लादेशियों का नाम लेते हैं, और यूपीए गवर्नमेंट और इनकी गवर्नमेंट में कंपेयर कर लिया जाए तो इन्होंने बांग्लादेशियों को ये भी आप जो बात कर रही हैं कि कई ऐसे जिले हैं जहां पर यूपीए गवर्नमेंट ने किया था और इन्होंने लेते जो कमियां दिखाई दी, इस दौरान जो कमियां दिखाई दी, तो ये एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हुई तभी तो दिखाई दी कि इन जिलों में ये कमी है डेटा को लेकर। तो हम कब कह रहे हैं कि एसआईआर जो है नहीं कराइए, हम तो कहते 2002 में हुआ था, 2002 से लेकर के 4 तक हुआ था। हम कह रहे हैं कि आपको इतनी कौन सी आफत आन पड़ी है, आपको क्यों बीएलओ को परेशान करना है कि वो आत्महत्या करें, आपने क्यों प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं दे रखी हुई है। आप प्रॉपर ट्रेनिंग के साथ में भेजिए,
समय को एक्सटेंड करिए ताकि जनता को भी समझ में आए, बीएलओ को भी प्रेशर ना पड़े, और जो बीएलएज है उनको भी समझ में। आपने पार्टी के जो बीएलएज उनके साथ में मीटिंग की, उनको ट्रेन किया, आप बस बात कर रहे हैं कि नहीं एसआईआर होगा एसआईआर होगा, और ये इलेक्शन कमीशन से हम कह रहे हैं। ठीक है। सरकार थोड़ी कराती है एसआईआर कराने का काम तो इलेक्शन कमीशन का है। तो प्रश्न हमारा इलेक्शन कमीशन से है, और जो इलेक्शन कमीशन के बजाय भाजपा करके दे रही है ठीक है। जवाब, और क्यों दे ना भाजपा। आपको पता है कि सेम प्रश्न करने पे, अगर चुनाव में वोट की गड़बड़ी की बात करने पे राहुल गांधी जी से, एलओपी जी से एफिडेविट मांगा जाता है, पर वहीं पे चिराग पासवान वही सेम चीज कह रहे होते हैं, इलेक्शन कमीशन कोई एफिडेविट नहीं मानता है। हमारे यहाँ पे जो है मैनपुरी में एक विधायक है भाजपा के, वो भी यही बात कर रहे होते हैं कि यहाँ पे वोट चोरी की गई हुई है, मैनिपुलेशन हुआ है वोटर लिस्ट का, तो वो भी नहीं मांगा जाता है कि आप एफिडेविट दीजिए। तो दिखाता है ना कि अगर भाजपा नेता सेम चीज कहते हैं तो एफिडेविट मांगा ठीक है। नहीं जाएगा। अब देखिए, अगर विपक्षी अभी नेता है और कहते हैं तो मांगा जाएगा, तो पार्शियलिटी दिखती है साफ साफ। ठीक है। अब हमारे साथ शैलेश तिवारी जी भी प्रवक्ता कांग्रेस के जुड़ गए हैं। सर बहुत स्वागत है। जी, शैलेंद्र तिवारी जी भी जुड़ गए हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। बहुत स्वागत है सर आपका। चर्चा हम कर रहे हैं ये जो एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है उसको लेकर कि कहीं क्या दिक्कत है क्या विपक्ष को, कि जब भी बिहार में भी जब शुरू हुआ ये प्रक्रिया शुरू हुई तो उस पर सवाल उठाया गया, और अब देश के दूसरे हिस्सों में जब ये प्रक्रिया शुरू हो रही है तब उस पर भी दिक्कत सवाल उठाए जा रहे हैं। अगर पिछले 22 दिनों की बात करें तो ये एक आंकड़ा है जिसकी चर्चा अभी हो रही थी, 50 करोड़ 67 लाख में से 50 लाख वोटर्स को फॉर्म्स अब तक बांटे जा चुके हैं, जिसमें से 32 करोड़ 23 लाख यानी कि करीब 63% फॉर्म जो हैं वो वापस मिले हैं और डिजिटाइज भी हो चुके हैं। लेकिन अभी भी बहुत काम बाकी है और एसआईआर पर इसके बावजूद सवाल खड़े हो रहे हैं। अब सवाल आपसे हमारा ये है कि एक लंबी यात्रा आप लोगों ने बिहार में निकाली इसके खिलाफ, और उसके बाद अब जब फिर से शुरू हो रहा है तो इसको लेकर विरोध के स्वर उठ रहे हैं विपक्ष की तरफ से। आप लोगों का मकसद सिर्फ विरोध करना है या वाकई इसमें कुछ गड़बड़ हो रहा है, लिस्ट अपडेट या राजनीति का अपडेट? देखिए, आपकी बात का मैं यहाँ पर खंडन कर दूं। विरोध करना है इसलिए कि विरोध में, विपक्ष में ये सब नहीं है, ना ये सब्जेक्ट है। सबसे बड़ा विषय ये है कि आप किसी भी काम को करने के पीछे तैयारी क्या है, होमवर्क क्या है। होमवर्क अगर आप देखने जाएंगे तो उदाहरण हम चाहे जो ले लें, चाहे ताजा तरीन किसान जो है बिल का ले लें, चाहे नोटबंदी का ले लें, और चाहे वैक्सीनेशन का ले लें, चाहे जो भी ले लें, हर मामले में तैयारी के नाम पर देश की जनता को मिलता क्या है? हड़बड़ी। इतनी हड़बड़ाहट क्यों है? देश में एसआईआर आप करा रहे हो, प्रदेश में करा रहे हो, उत्तर प्रदेश में चल रहा है। मैं आपको जिम्मेदारी के साथ कहता हूं कि आपने नए लोगों के लिए कोई ट्रेनिंग नहीं कराई। ये बीएलओ कहते पाए गए, तमाम लोग कह रहे हैं बीएलओ की क्या स्थिति है, वर्क प्रेशर, तमाम सारी चीजें हैं। आप कोई काम भी करिए, होमवर्क के साथ करते हैं तो उस काम की पूरी चीजें सही दृष्टि में जाती हैं। बिना होमवर्क के किए काम में यूटर्न लेना पड़ता है, जैसे किसान बिल में, ठीक है। तमाम बातों में देश दुनिया आज तक जानना चाहती है कि कितना नोट बदला गया देश में, कितनी नोटबंदी हुई, कितने वापस आए, कितने कटे, कितना खर्चा आया, कितने का छपा। आपने बताया किसी को? कोई देश में जानता है? नहीं जानता है। तो जब आप, आरबीआई ने सब बताया है, आरबीआई की वेबसाइट पर जाकर पढ़ लीजिए। अमित जी, आपका नंबर आएगा तो आप बोल लीजिएगा। हम हो सकता ना पढ़ पा रहे हो, आपने बता दिया तो पढ़ लेंगे, आपने बता दिया तो पढ़ लेंगे। सब कुछ सर्वे पे हो रहा है तो फिर हम लोग डिबेट क्यों कर रहे हैं? सब घर में जाकर पढ़ लेंगे। चले हम लोग नमस्ते करते हैं। ये जितनी भी चीजें हैं, इनका अपना एक क्राइटेरिया है। अगर बिना होमवर्क के कोई भी काम करता है कोई भी व्यक्ति, मैं हूं, यहाँ हमारे एंकर हैं, या और तमाम जो हमारे साथी कहीं भी हों, प्रवक्ता हैं या जो भी हों, जिनकी जो भी बिना होमवर्क के किए गए काम की स्थिति ऐसी ही होती है। मेरा अपना ये मानना है कि बिना होमवर्क के जितने भी काम हुए हैं उसमें साफ साफ प्रथम दृष्टया दिखता है
अपना राजनीतिक हित, हालांकि चुनाव अपनी आयोग ये बातें कह रहा है साधना। कि उसके पूरी तैयारी के साथ इस एसआईआर की प्रक्रिया को वो कर रहा है और बिहार में बहुत सफलता के साथ एसआईआर की प्रक्रिया पूरी हुई है, चुनाव आयोग ये कह रहा है। और अब कोई जो इसको लेकर विरोध भी था, तो 65 लाख लोगों को जिनको हटाया गया उनकी तरफ से कोई चैलेंज भी नहीं आया, ये चुनाव आयोग कह रहा है। हालांकि आप ये कह रहे हैं कि कोई होमवर्क नहीं है। बहरहाल देखिए सर, देखिए एक बात सुनिए, चुनाव आयोग तो बहुत कुछ कर रहा है। चुनाव आयोग तो उस आदमी से एफिडेविट मांग रहा है जिसको ये अकल नहीं है कि वो पार्लियामेंट में एफिडेविट देकर के गया है। चुनाव आयोग की क्या बात करें। और 2023 में कानून बनाया गया है, उस कानून की क्या जरूरत थी, देश की जनता को कोई बताएगा कि चुनाव आयोग के खिलाफ कोई भी पुलिसिंग नहीं होगी, कोई कार्रवाई नहीं होगी, बल्कि रिटायर होने के ये बाद भी था ना कि चुनाव, मुझे जो लगता है कि राहुल गांधी ने जो वोट चोरी का मामला उठाया था और जो पेश किया था लोगों के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए, तो चुनाव आयोग चाहता था कि उनके पास जाए। अब पब्लिक डोमेन में हम मीडिया के समक्ष जो बातें कह रहे हैं उससे चुनाव आयोग उसको उठाकर उसे जांच करे, चुनाव आयोग को ये ऐतराज था शायद, मुझे जो लगता है इसी को लेकर वो चुनाव आयोग कह रहा था कि हमारे पास कोई शिकायत नहीं आई, हमारे पास जब शिकायत आएगी तो हम उसको देखेंगे। देखिए आनंद जी, चुनाव आयोग की सत्यता का सत्यापन जो है हम कैसे करेंगे, हम आपको क्या क्या बताएं चुनाव आयोग के सत्यापन की क्या स्थिति। अच्छा बताइए, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, आपसे जानना चाह रहा हूँ, चुनाव आयोग के लिए जो कानून बना है 2023 में, उस कानून की क्या आवश्यकता थी, और रिटायर होने के बाद उनको और सुरक्षा दी जाएगी, उसकी क्या आवश्यकता। एक चीज, दूसरी चीज है, मैं आपको बता दूं, अभी मैं जमीनी स्तर की बात करता हूँ, एक एसआईआर फॉर्म मैंने देखा, उठाया एक रैंडमली, उस पे मतदाता का नाम लिखा हुआ है और उसमें एड्रेस के नाम पे सेक्टर ओ भी लिखा है, सेक्टर एन भी लिखा है। अब बताइए वो बीएलओ जो है वो कहाँ ढूंढेगा, सेक्टर एन में ढूंढेगा कि सेक्टर ओ में ढूंढेगा, और उन दोनों में ढूंढेगा तो किस मकान नंबर में ढूंढेगा, ये भी नहीं है। तो ऐसी ये छोटी छोटी त्रुटि जो है, एक मिनट सुन लीजिए, छोटी छोटी त्रुटि जो है ये आदमी को परेशान करती है। आदमी इन द सेंस जो हमारे लिए काम कर रहा है, बीएलओ कोई भी व्यक्ति हो, हाँ, वो परेशानी तो आएगी, मदद कर रहे हैं बिल्कुल, या मेरे साथी मेरे साथ खड़े हैं, भाजपा के प्रवक्ता बैठे हैं, उनको प्यास लगी है, अपने घर बुला रहे हैं, तो हम पानी की व्यवस्था, चाय की व्यवस्था रखेंगे ना, नहीं रखेंगे। ठीक है, अगर हम व्यवस्था ही नहीं करेंगे तो हम कैसे इंतजाम करेंगे। ठीक है। तो अलावत साहब भी, अभिषेक है अलावत साहब, जरा जितनी भी बताइए, अब इन व्यवस्थाएं लोगों तीनों पार्टियों के जो नेता हैं, प्रवक्ता हैं, उन लोगों ने अपनी बात रखी जो एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है। वाकई क्या एसआईआर की प्रक्रिया में कुछ गड़बड़ झाला है, आपको भी लग रहा है? क्योंकि बिहार के बाद अब बाकी 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में ये सब कुछ चल रहा है। आनंद जी, सर्वप्रथम आपके पैनल में आपने मुझे इनवाइट किया, मैं आपको धन्यवाद दूंगा, और जितने भी हमारे पैनल के साथी हैं उनको मैं प्रणाम करना चाहूंगा, हमारे सीनियर हैं, और उन सब से मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि जो बात मैं कहना चाहता हूं कृपया करके मुझे कहने दीजिएगा। देखिए, जो एसआईआर की प्रक्रिया है ये कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें दी है, ये किसी पार्टी ने नहीं दी। जब 1947 में हम आजाद हुए थे, उसी समय इलेक्शंस भारत में कैसे होंगे उसके लिए नियम कुछ बनाए गए थे, और उसी में एसआईआर का जिक्र है। वो बीच में जब शैलेंद्र भाई इस बात पे शायद दृष्टि डाल सके कि जब कांग्रेस की सरकार आई तो उन्होंने एसआईआर को रोक दिया। किस कारण, कोई वजहात रहे होंगे जरूर, वहां की सरकार को कोई समस्या आई होगी जिस वजह से उन्होंने रुकवाए। इलेक्शन कमीशन की पहले क्या स्थिति थी, किस तरीके से इलेक्शन होते थे, मैं इलेक्शन कमिश्नर किस तरीके से राज्यसभा सांसद बनते थे और किस तरीके से वो केंद्रीय मंत्री बनते थे कांग्रेस की सरकार में, मैं उसमें नहीं जाना चाहूंगा क्योंकि मैं भाजपा से नहीं। मैं आज एक नागरिक के तौर पे आनंद भाई, अपने जो पैनल के साथी हैं उन सबसे गुजारिश करना चाहूंगा, एक बार ये जनता को ये समझाए तो सही कि एसआईआर क्या है। जो शैलेंद्र भाई कह रहे थे कि वो फॉर्म नहीं समझ पा रहे हैं, शैलेंद्र भाई ये जानकारी की कमी समझ पा रहे हैं। देखिए, हमें बहुत सारे ऑप्शन दिए गए, 15 डॉक्यूमेंट्स हैं शैलेंद्र भाई जो हम प्रस्तुत कर सकते हैं। मैं भी 2013 की वोटर लिस्ट में नहीं था। एक सेकंड मैं उस समय 17 साल का था, मैं उस समय वोटर लिस्ट में नहीं था। मैं आप सबसे शायद उम्र में छोटा हूं, पर मैं अपना एक्सपीरियंस आपके बड़े भाई मैंने आपसे रिक्वेस्ट शुरू में ही की थी। देखिए, मैं ये जानना चाहता हूं, जिस चीज को कानून के, कॉन्स्टिट्यूशन के बनाने वालों ने जरूरी समझा कि ये मालूम चलता रहे, हर 10 साल बाद ये प्रक्रिया होनी चाहिए थी,
पर अफसोस कांग्रेस की सरकार की कोई मजबूरियां रही होंगी जिस वजह से ये प्रक्रिया रोक दी गई जब आपकी सरकार आई। कोई मजबूरी रही होगी, मैं ये नहीं कह रहा कि आपका कोई अल्टीरियर मोटिव रहा होगा, परंतु आज जब ये हो रहा है, देखिए आपको भी मालूम है कि बीएलओ ये करता है और बीएलओ की ये क्षमता नहीं कि वो इतनी बड़ी जनसंख्या को कवर कर सके। वहां पे जरूरत पड़ती है, पूजा मिश्रा मेरी बहन है, ये मेरी छोटी बहन है, शायद आप मेरे बड़े भाई हैं, हम जैसे लोगों को मिलकर काम करवाना पड़ेगा। मैंने अपने पूरे परिवार की जो ये एफआईआर की प्रक्रिया है ये ऑनलाइन करी, मैंने फॉर्म भरा ही नहीं, मेरा बीएलओ से कोई लेना देना ही नहीं हुआ। खैर छोड़िए, ये हो सकता है कुछ पढ़े लिखे लोग ये कर सकते हो, परंतु फिर भी आप पार्टी के कार्यकर्ता हैं, आप कांग्रेस पार्टी जो भारत की सबसे प्राचीन और सबसे समृद्ध और सबसे ज्यादा, मेरे ख्याल से शायद आरएसएस से भी ज्यादा शक्तिशाली संगठन है। मैं ये जानना चाहता हूं कि आपका बूथ लेवल एजेंट जो है वो उसको एजुकेट करने की जिम्मेदारी आप सरकार को क्यों छोड़ रहे हैं? आपकी इतनी जिम्मेदार पार्टी है और पूजा मिश्रा जी इतनी महत्वपूर्ण पार्टी है आपकी बीजेपी में, ये यूपी में, तो आप लोग अपने बीएलओस को एजुकेट क्यों नहीं कर रहे? आप भी डॉक्टर हैं, मैं भी पीएचडी हूं, थोड़ा बहुत हमें भी पता है एजुकेशन के विषय में, तो आप उन्हें एजुकेट कीजिए। एसआईआर देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, ये सभी पार्टियों ने माना है जब जब वो सत्ता में रही। ठीक, ये जो पॉलिसी है शैलेंद्र भाई, ये कांग्रेस की दी हुई है। एनआरसी भी, नेशनल रजिस्ट्री ऑफ सिटीजनशिप, ये बीजेपी का दी हुई पॉलिसी नहीं है शैलेंद्र भाई, ये कांग्रेस लाई थी। और आपको तो इसके लिए साधुवाद मिलना चाहिए, कांग्रेस पार्टी को इसके लिए श्रेय मिलना चाहिए कि आपने पॉलिसी लाई। अब इसको अगर आप वो नहीं करेंगे, इंप्लीमेंट नहीं करेंगे, तो हम अपनी ही डेमोक्रेसी को सैबोटाइज कर रहे हैं, अपनी डेमोक्रेसी को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए ये हम सबको मालूम है, यूएनओ की रिपोर्ट है, यूनाइटेड नेशंस की रिपोर्ट है कि भारत के अंदर 10 करोड़ के आसपास इलीगल इमिग्रेंट्स हैं। मैं कहता हूं कि वो हमारे यहाँ आश्रय लेने आए हैं, उन्हें आश्रय देने के लिए भारत ने कभी भी, इतिहास उठा लीजिए, आश्रय जो कोई भी लेने आया उसे आश्रय दिया, परंतु उसे सत्ता की कुंजी तो नहीं दे सकते। आज की तारीख में सत्ता की कुंजी आती है वोट से। विदेशियों को बाहर करना है, जो डिजीज हो, जो बेचारे चले गए धरती छोड़ के, उनको लिस्ट से बाहर निकालना है, फर्जी वोटिंग हटानी है, जिससे कि आप जैसे जो आपके वोटर्स हैं, जो आपसे प्रभावित है, वो वोट करें और आपकी सरकार आपकी पार्टी सत्ता में आए। हाँ। इसमें समस्या क्या है, ये मेरे जैसा आम नागरिक समझने में विफल है। जरा हम इन लोगों से भी ये समझेंगे कि ये जो समस्या आप बता रहे हैं, इस समस्या का समाधान क्या है, ये भी हम समझेंगे। एक ब्रेक के लिए सर एक ब्रेक के लिए रुकते हैं, ब्रेक के बाद हम लौटेंगे तो आपसे इस चर्चा की शुरुआत करेंगे, आप अपनी जवाब बात रखिएगा। एक छोटा सा ब्रेक, चर्चा जारी है। वोटर लिस्ट में सुधार, एसआईआर पर तकरार, आज इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। एसआईआर के दूसरे चरण में 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है और इसको लेकर इसमें जो कुछ कमियां दिखाई दे रही हैं भारत के राजनीतिक दलों को, वो इसको लेकर सवाल उठा रहे हैं। लेकिन कुछ बयान भी ऐसे आ रहे हैं जिससे ये लग रहा है कि वो इस पूरे प्रक्रिया में जो लोग शामिल हैं, जो बीएलओज हैं, उनको धमकी भी दी जा रही है। झारखंड सरकार में मंत्री हैं इरफान अंसारी, उनका एक बयान आया और ममता बनर्जी का जो बयान आया है कि देश को हिला दिया जाएगा, इसके क्या मायने हैं ये भी हम इस चर्चा में इस दौर में समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन जो बातें अभी अभिषेक जी ने कही उस पर कांग्रेस के प्रवक्ता शैलेंद्र जी उस पर कुछ जवाब देना चाह रहे थे ब्रेक से पहले। जी शैलेंद्र जी। देखिए,
दो तीन बातें बताई हमें छोटे भाई ने, अहलावत जी ने। छोटे तो खैर बहुत ही हैं, लेकिन अनुभवी हैं। दो चीजें हैं, SIR जो रिकॉर्ड लिया गया 2003 का लिया गया है, 2003 तक जो है वो सरकार भाजपा की नहीं थी, एक बात। दूसरी बात ये है, मैं जो कह रहा था, मुझे लगता है आप या तो बाद में आए या समझ नहीं पाए। मैं कह रहा था कि जिन लोगों को फील्ड में जाकर काम करना है, कौन, सरकारी लोगों को, जिनको सैलरी मिलती है, जिनको तनख्वाह मिलती है, जिसका खर्चा मिलता है चुनाव आयोग से, उनकी ट्रेनिंग की बात कर रहा था मैं। अपनी ट्रेनिंग की बात नहीं कर रहा था, ना पार्टी की ट्रेनिंग की बात कर रहा था, मैं उनकी ट्रेनिंग की बात कर रहा था जो मर रहे हैं। वो पार्टी के BLS की भी तो इसमें वो ट्रेंड है। शैलेंद्र भाई, आप उनकी ट्रेनिंग पे शक क्यों कर रहे हैं? उन्होंने बिहार में करके दिखाया है। और ममता बनर्जी जो ये बात कह रही है कि इलीगल लगातार हम बोले बात नहीं हो पाएगी। शैलेंद्र भाई, एक छोटा सा पॉइंट डालूंगा, केवल 10 सेकंड के लिए। हाँ, छोटा नहीं है, बड़ा डालिए, कोई दिक्कत नहीं। एक छोटा डालूंगा। भारत की पार्लियामेंट में 2005 में इस पॉइंट को सबसे पहले उठाने वाली कि देश में इलीगल इमिग्रेंट हो रहा है और ये देश के लिए खतरा है, इसको उठाने वाली प्रथम महिला, प्रथम नेता भारत का, वो ममता बनर्जी ही थी। हो सकता है इस समय उनकी कुछ पॉलिटिकल मजबूरियां हो, ये मैं समझ सकता हूँ, परंतु इस प्रक्रिया को सैबोटाज करना तो उचित नहीं है। ये आप ही की सरकार की पॉलिसी है। इस तरह डिबेट डिरेल हो जाएगी। ठीक है शैलेंद्र जी अपनी बात रखिए। रूप है SIR जो मैं कह रहा हूँ उसको आप फिर से ध्यान से सुनिए, आपके समझ में नहीं आ रहा अभी भी। SIR में BLO को ट्रेनिंग नहीं मिली है, मैं नहीं कह रहा हूँ, स्वयं BLO कह रहे हैं। इसको BLO से क्यों, मतलब इसका क्या वो है? जरा इनकी बात पूरी हो जाए फिर आते हैं अभिषेक जी। हाँ, एक मिनट शैलेंद्र जी, ये व्यवस्था जो मैं जिसकी बात कर रहा हूँ वो BRC के BLO के द्वारा है। आपके पास तमाम वीडियो होंगे, नहीं होंगे तो मैं भेज दूंगा, आप देख लीजिएगा और इनको भी भेज दीजिएगा, डॉक्टर साहब को भी। मूल बात यह है, किसी भी काम को, फिर से मैं कह रहा हूँ, फिर से ध्यान दीजिएगा, मेरी बात पे गौर कीजिएगा, किसी भी काम को करने के लिए सबसे पहले अगर आप मुझे कोई चीज बता रहे हैं तो आपको पता होनी चाहिए। अब आप ही को नहीं पता होगा तो आप मुझे बताएंगे क्या? मैं बता रहा हूँ मूल समस्या क्या है। जो सुपरवाइजर है वो पता नहीं है। देश का 60% आदमी पढ़ा लिखा मान सकते हैं, मोबाइल यूजर मान सकते हैं, लेकिन 40% जो बताता है मूल रूप से, जिसका मत है, जो मत डालता है, जिसको SIR की प्रॉब्लम हो रही है, वो ऑफलाइन ही काम करता है, समझ रहे हैं? इसलिए उसको दिक्कत है और उसकी दिक्कत जो है वो ऑफलाइन बैठा आदमी दूर करेगा। वो भी ठीक है, ये बात जो आप कह रहे हैं वो सही है, लेकिन इसमें एक व्यवस्था राजनीतिक दलों की भी की गई है कि उनके BLAs भी रहेंगे और उनके BLO के साथ क्योंकि वो ज्यादा उस इलाके को समझते होंगे। या तो आप तिवारी जी ये मान लीजिए कि कांग्रेस का संगठन खत्म हो गया है तो आपकी एंकरिंग होगी? नहीं होगी। एंकरिंग का पार्ट अलग है, प्रवक्ता का पार्ट अलग है और दूसरे का पार्ट अलग है। जो मैं कह रहा हूँ वो बात समझिए। अगर काम BLO को ट्रेनिंग देने का काम BRC का है और अगर BRC ट्रेनिंग नहीं दे रही है, BLO को यूं ही ढकेल दे रही है, तो नीचे जाके क्या बताएगा? ठीक है, जरा अब इसको ठीक है, अब ये जो सवाल उठ रहा है अमित जी, जरा इसके बारे में बताइए। हाँ, अमित जी से जरा जान लेते हैं। 30 सेकंड का समय चाहूंगा। देखिए, ऐसा है कि BLOs ने कहीं नहीं कहा कि हम तैयार नहीं है। उन्होंने जो बात कही है वो ये कही है कि हमारे ऊपर प्रेशर डाला जा रहा है। ये मान लिया, ये मान लिया, ये आपको कहा होगा, ये हमें नहीं कहा होगा, आपको कहा होगा। हाँ, बिल्कुल कांग्रेस पार्टी को कहा होगा, कांग्रेस पार्टी के कुछ लोगों को कहा होगा। एक मिनट अभिषेक जी, ये मैं मान लेता हूँ। अगर आप पार्टी के प्रवक्ता हैं तो बोल लीजिए, तो आपको नहीं, मैं तो देखिए ऑब्जर्वर आदमी हूँ, जो चीज ऑब्जर्व करता हूँ वो कहूँगा। जरा इस पर अमित जी इसको अमित जी क्लियर करेंगे। अमित जी बताइए क्या इस तरह की समस्याएं आई हैं जो सवाल उठा रहे हैं शैलेंद्र जी? नहीं, देखिए आनंद जी, एक चीज को हमें समझना पड़ेगा। जैसे शैलेंद्र जी ने अपने शुरुआती वक्तव्य में कहा कि होमवर्क करके आना चाहिए, तो निश्चित मुझे लगा होगा कि ये होमवर्क अपना करके आए, लेकिन ये होमवर्क अपना किए नहीं है। इलेक्शन कमीशन ने सक्सेसफुली SIR बिहार में करवा लिया है और उस पर एक भी प्रश्न चिन्ह खड़ा नहीं हुआ। मान्यवर, आप भूतों से वोट दिलवाएंगे क्या? आप भूतों के पक्ष में खड़े हैं क्या? किसकी बात कर रहे हैं आप? ऐसा लोग भी तो ला नहीं पाए।
बात कर रहे हैं निकलवाने की। मेरी बात पूरी होने दीजिए, फिर उसके बाद अपनी बात कीजिए। देखिए, इन्होंने कहा कि कितने नोट बंद हुए, क्या हुए, मैंने उनको बताया कि आरबीआई के पास जाकर पढ़ लीजिएगा, उसके बाद बोलिएगा। तो ये अपना होमवर्क करके नहीं आए हैं, मैं समझ पाता हूँ। कांग्रेस के लोगों को होमवर्क करने की जरूरत नहीं पड़ती है, इनको आदत भी नहीं है। दूसरी बात, जिस तरीके से चर्चा में निकल कर आ रहा है कि बीएलओज की ट्रेनिंग नहीं हुई, तो अभी आनंद जी, हम सब ने देखा था, न्यूज चैनलों पे चला था, शायद आपके चैनल पर भी चला होगा कि बीएलओज की मीटिंग हुई है। इलेक्शन कमीशन ने जहां जहां राज्यों में लिया है वहां वहां बीएलओज की मीटिंग हुई है, तो ट्रेनिंग के लिए ही हुई होगी। दूसरी बात, इन्होंने कहा कि इन्होंने फॉर्म जो है वो गलती से एक देख लिया था। तो मैं इनको बता दूं, मैं वो फॉर्म हजारों बार देख चुका हूं। फॉर्म जो रहता है वो प्रीफिल्ड रहता है। एसआईआर का अगर आप फॉर्म देखेंगे, वो फॉर्म प्रीफिल्ड रहता है। दूसरे पन्ने पर आपको 3-4 चीजें वहां पर लिखनी पड़ती हैं, और अगर सिग्नेचर इंक्लूड कर ले, अरे भाई साहब, आपको सुनाई नहीं दे रहा तो आप उसकी व्यवस्था कीजिए, बार बार बीच में मत बोलिए। और अगर दूसरे पन्ने पर अगर सिग्नेचर को जोड़ लिया जाए तो 3-4 चीजें वहां पर फिल करनी पड़ती है। एक कलर फोटो अपना लगाना पड़ता है, और बस आपका फॉर्म हो गया रेडी। उसके बाद आपको डिजिटलाइज करना पड़ता है, जो आप कहीं भी बैठकर अपने मोबाइल नेटवर्क से या कोई भी पब्लिक वाईफाई के नेटवर्क से आप कर सकते हैं। ये प्रक्रिया है। अब इस प्रक्रिया में मुझे नहीं लगता कि कोई भी पेचीदगी कहीं पे होती है, क्योंकि इस देश का जो साक्षरता दर है वो 80% है, और कई राज्यों में तो 90% के पार जाता है। ठीक है। दूसरी बात, ठीक है, हंसिएगा अपनी नाकामियों पर। अगर कोई हंस सकता है तो उससे बड़ी बहादुरी की बात नहीं होती है, आप हंसिए। दूसरी बात, देखिए आनंद जी, जो बार बार कहा जा रहा है कि बीएलओ को समय नहीं मिल रहा है, वो सुसाइड कर रहे हैं, तो 2 महीने का समय है। 1 महीना तो आप फॉर्म फिल करेंगे, उनको डिजिटलाइज करेंगे। उसके बाद आप 9 तारीख तक, अगर बंगाल की हम बात करें तो 9 तारीख तक आपको ड्राफ्ट रोल हो जाएगा। ये सारी चीजें तो ठीक है। सीधा सवाल, मैं जो बातें हो रही हैं और पर्दे के पीछे से जो बातें उठती रही हैं, सीधा ये है कि आप लोग एक खास वर्ग पर इस एसआईआर के जरिए चोट कर रहे हैं। जी बिल्कुल, मैं उसी पे आ रहा था कि 9 तारीख को जो ड्राफ्ट रोल होगा, उसके बाद आप एडिट करा सकते हैं। अगर कोई गड़बड़ी हो गई हो उसको आप सुधार सकते हैं। अब जहां तक प्रश्न आता है, आपने जो कहा कि पर्दे के पीछे से एक खास वर्ग को टारगेट किया जाता है, तो उस खास वर्ग के 65 लोगों को तो आप लेकर आइए। उस खास वर्ग के 65 लोगों को भी तो आप इकट्ठा नहीं कर पा रहे हैं। बिहार में क्या हुआ? सब कुछ सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश के सामने हुआ, सब कुछ उनके निगरानी में हुआ। अगर आप उस प्रक्रिया पे सवाल खड़ा कर रहे हैं, यानी आप सुप्रीम कोर्ट की प्रक्रिया पे सवाल खड़ा कर रहे हैं, यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने जिसे वैधता दी, आप उसको उस पर सवाल प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे हैं। तो आप पूरे के पूरे, आज संविधान दिवस है, आप संवैधानिक संस्थाओं पर ही प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे हैं। ये तो बहुत ही गंभीर। आप बोल रहे हैं कि मैंने संविधान की शपथ ली है, जो कि वोटर बन चुके हैं, और उन घुसपैठियों को भी बाहर निकालना है। 65 लाख जो ओमिटेड हुए, उसमें घुसपैठी भी थे क्या? निश्चित तौर पे अमित शाह जी ने क्लियर डायरेक्शन दिया है। आपने अगर पिछले महीने उनका वक्तव्य सुना होगा, डिटेक्ट, डिलीट, डिपोर्ट, 3D पॉलिसी आ गई है। अब हर एक घुसपैठियों को चिन्हित किया जाएगा। इलेक्शन कमीशन का काम घुसपैठियां निकालना नहीं है, उसका काम सिर्फ डिटेक्शन का है। इसके माध्यम से जो भी गैर वाजिब है, जो भी जिसकी जरूरत नहीं है हमारे संविधान में वोट देकर उसको प्रक्रिया को बाधित करने का, हाँ, वही है कि अब इनमें से फिर क्या सरकार ने उनको चिन्हित किया, घुसपैठिए कौन है, और अगर घुसपैठिए हैं तो उन्हें फिर से डिपोर्ट किया जाए, या उनके खिलाफ जो कार्रवाई है वो कार्रवाई हो? 100% होगा आनंद जी, 100% होगा। और ये प्रक्रिया के तहत आप आगे देखते जाइए, बहुत तीव्र गति से इस पर काम हो रहा है। सरकार बहुत आगे बढ़ रही है इसको लेकर। दूसरी बात मैं जो कहना चाह रहा था कि ये कह रहे हैं कि बीएलओ प्रेशर में है, वो आत्महत्या कर रहे हैं। तो एक सोचने वाला विषय ये है, और बहुत ही गंभीर विषय है आनंद जी, कि वो आत्महत्या कर रहे हैं या उनकी हत्या हो रही है। ये बहुत ही गंभीर विषय है, क्योंकि कोई भी बीएलओ जो वहां पे काम करता है, बताया जा रहा है कि प्रेशर है, जब वो फॉर्म देने जाता है तो वो अपने कार्य, जहां भी वो काम कर रहा है, कहीं वो पढ़ाई कर रहा है या किसी बैंक में है, वो अपना सिग्नेचर कर देता है कि आज मैं इलेक्शन ड्यूटी पर हूं, वहां से उसको रिलीव कर दिया जाता है। तो कोई भी ये नहीं कह सकता कि वो अपना रेगुलर काम करते हुए इलेक्शन कमीशन का काम कर रहा है। और इस काम के लिए भी 3 महीने के लिए उन्हें एडवांस, उनको पैसे दिए जाते हैं, जो भी उसका जो प्रक्रिया है उसके तहत दी जाती है। तीसरी बात,
कि आपने प्रेशर बनाया। बंगाल की अगर मैं बात करूं, मेरी पृष्ठभूमि बिहार और बंगाल दोनों जगह से है। मैंने बहुत क्लोजली देखा है बिहार और बंगाल के जो प्रक्रिया हो रही है उस दोनों जगहों को। हर एक बीएलओ के पीछे 4-4 तृणमूल के गुंडे घूम रहे हैं, हर एक बीएलओ के पीछे। वो तस्वीरें भी आई हैं, मीडिया में बहुत चली हैं। तो जब इस तरीके से, और सिर्फ उन्हीं को नहीं, उनके परिवारों को भी टारगेट किया जा रहा है। बोला जा रहा है कि अगर तुमने कुछ किया तो तुम्हारे परिवार को छोड़ा नहीं जाएगा। और हमने देखा है पूर्व में कि इलेक्शन के बाद किस तरीके से पोस्ट पोल वायलेंस होता है। बंगाल से कितने लोग विस्थापित होते हैं, अलग अलग शहरों में जाकर अपने जान की रक्षा करते हैं। तो जब ये स्थिति है, ममता बनर्जी स्वयं वहां पर मंच से बोल रही हैं कि मैं किसी को छोड़ूंगी नहीं, मैं पूरे देश में आग लगा दूंगी। आप किस तरीके का वातावरण बनाने का प्रयास कर रहे हैं? आपको सहयोग करना चाहिए था, आपको बीएलओ के साथ खड़े होना चाहिए था। आपको वहां पर अगर किसी को समस्या है तो उसको सुननी चाहिए थी। आप एक मुख्यमंत्री होने के नाते आप बोल रही कि मैं पूरे देश में आग लगा दूंगी। आपने संविधान की शपथ ली है और संविधान दिवस के एक दिन पहले। शर्म आनी चाहिए। और ऐसी मुख्यमंत्री अगर ये नहीं कंट्रोल कर पा रही हैं तो उनको इस्तीफा देना चाहिए, अपने घर में बैठना चाहिए। हम कमान संभालेंगे और आपको करके दिखाएंगे। ठीक है, बिहार में भी किया है हमने और आगे भी करेंगे। एक तो ये कि दबाव कौन बना रहा है बीएलओज पर? दबाव क्या चुनाव आयोग या भारतीय जनता पार्टी या फिर जिस स्टेट में हो रहा है ये एसआईआर, वहां की सरकार ये दबाव बना रहा है? पहला ये। दूसरा ये कि इस तरह के जब बयान आते हैं कि जब एक सरकार का मंत्री ये कहता है कि बीएलओ आए और आपके बारे में पूछे, आपका डेटा ले तो आप उसे घर में बंद कर दीजिए, या फिर मुख्यमंत्री ये कहती हैं कि हम देश हिला देंगे, देश की नींव हिला देंगे, तो इसका मतलब क्या है, इसके मायने क्या है? क्या इस तरह के बयान आने चाहिए? पहली बात तो जो है, मुझे लगता है आनंद जी, भाजपा के प्रवक्ता कह रहे हैं कि ममता बनर्जी जी कह रहे देश में आग लगा देंगे। आप कह रहे हैं ममता बनर्जी जी जो है कह रही हैं कि वो देश की नींव हिला देंगी। पर आपने जब स्टार्टिंग में चलाया था तो उसमें उन्होंने कहा था कि जो सरकार है केंद्र की उसकी नींव हिला देंगी, ये कहा था आपके चैनल में। आप शुरुआत में जब आपने डॉक्यूमेंट्री चलाई थी, उसके बाद में अभी आ जाते हैं, आपने कहा कि जो किसके प्रेशर में बीएलओ जो है आत्महत्या कर रहे हैं। अभी नोएडा की एक शिक्षिका थी, वो बीएलओ थी, उनको 1125 फॉर्म जो है भरने थे, उनके जिम्मे थे। उन्होंने 225 फॉर्म्स को कर दिया हुआ था। उसके बाद में उन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया, वो शिक्षिका का पद से भी रेजिग्नेशन दे दिया। कहा ना तो मुझसे बीएलओ का काम होगा और ना ही मुझसे जो है इतने प्रेशर में शिक्षिका का काम होगा। तो बताइए उनके ऊपर में किसने प्रेशर दे रखा होगा? आपका उसका चैनल ने भी कवर किया हो, उनकी लेटर बिल्कुल वायरल हो रही है। और ऐसे ना जाने कितने बीएलओज ने आत्महत्या की। और अभी जो भाजपा के प्रवक्ता कह रहे थे कि आप जो है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी पे प्रश्न उठा रहे हैं, तो ये तो संवैधानिक अधिकार है। जो है नरसिम्हा राव वो लिख देंगे डेमोक्रेसी एट रिस्क, तो किताब लिख डालेंगे पूरा का पूरा, आज भी यूएस लाइब्रेरी में पूरे वर्ड में मिलेगा, ये कर सकते हैं। लेकिन अगर आप जो है विपक्ष के नेता, आप समाजवादी पार्टी से हैं, विद ड्यू रिस्पेक्ट, आपने कंटिन्यूसली 5 मिनट बोला, मैंने बिल्कुल इंटरप्ट नहीं किया, बिल्कुल इंटरप्ट नहीं किया, तो अब मुझे बोलने दिया जाए। उसके बाद में फिर जो है अभी कह रहे हैं कि आपके बीएलओज हैं, आप तो बीएलएज हैं, लगिए, उनको ट्रेनिंग कौन नहीं दे रहा है। अभी जो है अभिषेक जी भी कह रहे थे, अभिषेक जी आप मुझसे छोटे ही हैं, अभिषेक जी भी कह रहे थे कि जो है ये कि आपके बीएलएज हैं, आप लोग पढ़े लिखे, आप लोग ट्रेनिंग नहीं दे रहे हैं। अरे भैया, जो 18 जिलों में पता चला ना कि इलेक्टोरल रोल नहीं 2003 का, वो हमारे बीएलएज से ही पता चला। अभी कितनी आसानी से बता दिया ना, फॉर्म है। अरे फॉर्म में पहले लिखा जाता है कि अभिभावक का नाम लिखिए, अभिभावक के नाम के नीचे उसमें लिखा गया हुआ है कि अपने संबंधी का नाम लिखिए। क्लियर है कौन सा संबंधी का नाम लिखा जाएगा। और ऑनलाइन जो अपडेट करने की बात हो रही है, ऑनलाइन अपडेट जो है बीएलओ को करना है, वो कर ही नहीं पा रहे। आपने इतना प्रेशर क्यों दे रखा है उनको? इलेक्शन कमीशन की हम बात कर रहे हैं, हमारा प्रश्न सरकार से तो है ही नहीं। सरकार जबरदस्ती पर ले रही है, क्योंकि उसको ये चीज खुद को मान लिया कि हम ही इलेक्शन कमीशन है। हमारा प्रश्न इलेक्शन कमीशन से है कि इलेक्शन कमीशन को इतनी हड़बड़ाहट क्यों है। 2027 में चुनाव है उत्तर प्रदेश का, और उत्तर प्रदेश के चुनाव के समय है, आप प्रॉपर समय के साथ में स्पेशल इंटेंसिव रिविजन करिए। और बार बार हो रहा है बांग्लादेशियों की बात, भाजपा की सरकार से कितना बांग्लादेशियों को बाहर भेजा, यूपी गवर्नमेंट में 88,000 जो है बांग्लादेशियों को डिपोर्ट किया गया। सब कह रहे हैं हम ये योजना चला रहे हैं, हम डिपोर्ट करेंगे। जो 65 लाख का बात कर रहे हैं ना, जो बिहार में, वहां से महज 390 अब जो पाए गए थे जो नेपाली थे, नेपाल के थे, उसमें से 76 ऐसे थे जो मुस्लिम थे, और वो भी पूरे प्योरली बांग्लादेश नहीं थे। ये इन्हीं का आंकड़ा है। और एसआईआर के तहत
सिर्फ और सिर्फ रेक्टिफिकेशन ऑफ वोटर लिस्ट होता है, ना तो उससे सिटीजनशिप देखी जाती है, ना ही जो है तय की जाती है। अगर डॉक्टर पूजा मिश्रा का कहीं पे वोटर लिस्ट से नाम हट रहा है या ऐड हो रहा है, बस वही साबित करता है। अगर ऐड हो रहा है तो नागरिक भी है, ये यहाँ पे अगर हट रहा है तो हो सकता है डॉक्टर पूजा मिश्रा कहीं किसी और अदर स्टेट में भी रजिस्टर्ड हो, इसलिए हट रहा है। इससे कतई ये साबित नहीं होता है। अगर आज जो है किसी का राजस्थान से नाम हट जा रहा है तो हो सकता है कि वो महाराष्ट्र में रजिस्टर्ड हो, अरुणाचल प्रदेश में रजिस्टर्ड हो, नागालैंड में रजिस्टर्ड हो, मणिपुर में रजिस्टर्ड हो। इससे ये साबित हो रहा है कि वो नागरिक नहीं है। बस इतना हो रहा है कि इस कंस्टिट्यूएंसी में, इस स्टेट में ये व्यक्ति वोट डाल नहीं सकता है। बस अच्छा, वही सवाल जो अभी मैंने अमित जी से किया, कमीशन का काम वो भी नहीं है। हाँ, जो पूजा जी, वही सवाल जो मैंने वो अमित जी से सब किया कर रहे हैं और ये सवाल मैं कमीशन से। अभिषेक जी से भी करूंगा। मैं आपसे भी जानना चाह रहा हूं कि क्या आप लोगों को लग रहा है कि ये जो अपडेशन चल रहा है एसआईआर के जरिए, उसमें टारगेट किसी को किया जा रहा है? देखिए, फैब्रिकेशन ऑफ वोट बिल्कुल हो रहा है। मैंने कई डिबेट में जो है कोशिश की, वो पूछते हैं कि कैसे आपके वोटर्स काटे जा रहे हैं। जो भाजपा के नेता होंगे या कांग्रेस के जो पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर्स हैं, उनको पता है कि बूथ वाइज आपको रिजल्ट पता होती है। मैं अपनी विधानसभा की ऐसी बूथें बता सकती हूँ जहाँ पे जो है भाजपा को 4 वोट पाने में हालत खराब हो गई। तो इनको पता है कि इन बूथ संख्याओं पे जो है हम 4 वोट नहीं पा रहे हैं, उसमें 50 भी अगर वोट हम काट देते हैं तो जो है ये वो हमारे तो कटेंगे नहीं, हमको तो वैसे ही 4 पाने में हालत खराब हो रही है। क्या गणित है ये गणित हमें भी समझाइएगा आनंद जी, अगर आपको समझ में आया है तो। अरे आपसे ज्यादा कौन जाता है? 4 वोटर की कमेटी 40 वोटर काटती है तो वो मामले में, अरे नहीं, आपके यहाँ तो वो भी मशीन है जो तुरंत आधार कार्ड बनाती है। इधर आइए, उधर आधार कार्ड, उधर आपकी पर्ची लीजिए, वोट डाल करके आइए। आपकी महिला सांसद, इसीलिए तो कहते हैं पढ़े लिखे के साथ जुड़िएगा तो आप भी तरक्की करेंगे, अनपढ़ों के साथ जुड़िएगा तो आप तरक्की नहीं कर पाएंगे। दोनों में बारी पढ़ो लिखे के साथ जुड़िए, टेक्नोलॉजी के साथ जुड़िए, आगे बढ़िए। मैंने आपको इंटरप्ट नहीं किया था। आपकी बारी आएगी, आप सच बोलिए, झूठ बोलिए, मेरी बला से फैक्ट की बातें मैं करूंगी। आपकी महिला सांसद लेना कौन चाहता है? लगाया था, 2 उंगलियों में लगाया था कि नहीं लगाया था आपकी महिला सांसद ने? वो तो पूरे वीडियो में, आप एआई भी नहीं कह सकते। मीडिया वाले भी बता देंगे नहीं एआई नहीं है, हम फोटो खींच रहे थे, वीडियो बना रहे थे। लेकिन इसीलिए ने एक व्यवस्था की गई है पूजा जी कि बीएलओज तो होंगे चुनाव आयोग के, लेकिन साथ में राजनीतिक दल के जो बीएलएज होंगे, बूथ लेवल एजेंट, वो उस इलाके को बेहतर समझते हैं, बेहतर जानते हैं जो इलाका है। तो उन लोगों से भी बहुत मदद मिल जाएगी कि उस घर में कितने लोग हैं। बीएलए होते हैं, समाजवादी पार्टी ने सबसे पहले बीएलए अपॉइंट किए हुए थे और सबसे ज्यादा बीएलए अपॉइंट किए हुए हैं। हमने शिकायत एक भी नहीं है पूजा जी, एक भी शिकायत नहीं है आपकी। आपके यहाँ से, आपकी तरफ से एक भी फर्जी वोटर के लिए आपने शिकायत नहीं की है। और दूसरी बात मैं आपसे बात बताना चाहता हूँ, आप मेरी बड़ी बहन है, मैं बीच में जोड़ देना चाहता हूँ पूजा जी। एफिडेविट जो दी गई उसमें डीएम जवाब दे रहा था, इलेक्शन कमीशन नहीं दे रहा था। आपको जानकारी है कि नहीं? डीएम कौन होता है? जब इलेक्शन कमीशन, डीएम होता क्या है? जब वो इलेक्शन कमीशन का कर्मचारी होता है। डीएम खुद भी इलेक्शन कमीशन का कर्मचारी बन जाता है जब चुनाव आयोग, जब चुनाव प्रक्रिया शुरू हो जाती है। पूजा मिश्रा जी, आप मुझसे बड़ी हैं, इसलिए आपको जानकारी होनी चाहिए थी। क्या, खैर छोड़िए। आनंद भाई, मैं एक बात जोड़ना चाहूंगा कि मैं ये बताना चाहता हूँ कि हम क्यों ये बात कहना चाह रहे हैं। पूजा जी, मैं एक बात मेरा इसी में, आनंद भाई मेरे को एक बात, मेरा इसी में एक सवाल है सर आपसे ही। हाँ, आप उसको भी बोलिएगा। मेरा भी इसी में सवाल है, एक तो जल्दबाजी पर अगर आप सवाल पूछना चाहेंगे। मैं इसी में उसको जोड़ दे रहा हूँ अभिषेक जी, इसी में जोड़ रहा हूं। आप जो बातें आप कह रहे हैं उसमें कि क्या एसआईआर से किसी खास वर्ग के वोटर के ब्लॉक पर असर पड़ता है या पड़ रहा है, ये हम आपसे, क्योंकि सवाल इस पर उठ रहे हैं, चाहे वो पर्दे के पीछे से हो, चाहे वो पर्दे के सामने से हो। देखिए, पर्दे के पीछे से ही सवाल अभी तक उठ रहे हैं। पर आनंद भाई, अगर आप मुझे अनुमति दें तो मैं एक बात बताना चाहता हूं कि आज 26/11 है। मेरे बड़े भाई के कोर्समेट थे संदीप उन्नी कृष्ण, मेजर संदीप उन्नी कृष्ण, उनकी शहादत का दिन है आज। और कम से कम आज इस डेमोक्रेसी को बचाने के लिए जिन लोगों ने अपनी प्राणों की आहुति दी, या जो आज भी बॉर्डर पे खड़े हैं, ठीक है, वो केवल इस डेमोक्रेसी को बचाने के लिए खड़े हैं। और केवल उन्हीं के हाथ में इस डेमोक्रेसी को बचाने का अधिकार है या फर्ज है, ऐसा नहीं है, हमारे भी हाथ में है। बीएलओ को आप कह रहे हैं कि वो अपनी ड्यूटी नहीं निभा रहे, मान लिया,
डेमोक्रेसी ठीक जो है। दी गई है हमें, जो कॉन्स्टिट्यूशन है, आप पढ़िए उसके प्रथम पेज को पढ़िए। कॉन्स्टिट्यूशन वी द पीपल, हमने दिया है। माफी के साथ हम इसको आपको यहाँ पर बचाने की रोकना जिम्मेदारी चाहेंगे, भी वक्त हो हम चला पे ही है। है। आज We the people civilian। वक्त इतना ही था, इस पर आगे भी हम लोग अगर हम चर्चा करेंगे। DLAs नहीं बहुत तैयार कर पा बहुत रहे बहुत तो धन्यवाद आप- हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस पैनल में जुड़ने के लिए। अमित तिवारी जी, शैलेंद्र तिवारी जी, डॉक्टर पूजा मिश्रा जी और अभिषेक अहलावत जी, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज हम चर्चा कर रहे थे वोटर लिस्ट में सुधार, एसआईआर पर तकरार। फिलहाल एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में। इसको लेकर अपने अपने सवाल भी उठ रहे हैं, लेकिन चुनाव आयोग कह रहा है कि बिना किसी गड़बड़ी के सब कुछ ठीक चल रहा है। लिस्ट को अपडेट किया जा रहा है, वोटर लिस्ट का शुद्धिकरण चल रहा है। एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन ब्रेक के बाद भी खबरों का सफर जारी रहेगा। देश दुनिया की खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस।